हेलो एवरीवन, लाइफ लाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 10 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। जो जावेद अख्तर जी हैं वो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हुए हैं। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये हमने पिक भी लिया है जावेद अख्तर जी का। भारतीय कवि व लेखक जावेद अख्तर 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 2020 के लिए बने हुए हैं। इस पुरस्कार का नाम अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर रखा गया है। जो पुरस्कार का नाम रखा गया वो अंग्रेजी विकासवादी थे जीव विज्ञानी, जिसका नाम था रिचर्ड डॉकिंस। यह विज्ञान, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्रों के उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से धर्मनिरपेक्षता, तर्कसंगतता, वैज्ञानिक सत्य को बढ़ावा देते हैं। इस पुरस्कार का पहला संस्करण 2003 में प्रदान किया गया था। 2003 से प्रारंभ है और ये अब तक दिया जाता है। 2020 के लिए जावेद अख्तर जी हैं। जावेद अख्तर भारतीय फिल्म उद्योग के एक प्रसिद्ध गीतकार हैं। आपने सुना होगा जावेद अख्तर जी के अनेक गीत आए हैं। वह 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें सन 1999 में पद्मश्री पुरस्कार मिला गया है, जो भारत का बहुत ही आप कह सकते हैं एक प्रचलित और महत्वपूर्ण पुरस्कार है। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण भी जीता है। बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। अब रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। यह पुरस्कार एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका के एक एनजीओ द्वारा प्रदान किया जाता है। अमेरिका के एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है एथिस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान किया जिन्होंने विज्ञान, शिक्षा, पर्यावरण की संबंधित और तर्कसंगतता, धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक सत्य को बनाए रखने के लिए मूल्यों पर कार्य करते हैं, उन लोगों को दिया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो झारखंड ने सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है में 11,800 श्रमिकों की भर्ती को मंजूरी दी है। जो BRO है वो संगठन है, वो बॉर्डर पर रोड बनाने का कार्य करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों के पास सड़कें वर्तमान स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि चाइना से विवाद चल रहा है इसलिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में भारतीय और चीनी सेवाएं पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में एक दूसरे का सामना कर रही हैं। इसलिए सड़क अगर परिवहन सुविधा बेहतर होगी तो सेनाएं आसानी से वहां पहुंच सकेगी किसी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए। अब मुख्य बिंदु की बात किया जाए तो अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति में झारखंड के मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन को चीन की सीमा में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य से 11,800 श्रमिकों की भर्ती के लिए मंजूरी दी है। चूँकि इसमें विषम परिस्थिति, चाइना से विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए ये झारखंड सरकार ने 11,800 श्रमिकों की भर्ती करने के लिए मंजूरी दे दी है ताकि ये जा कर के काम कर सकें। इससे उन्हें रोजगार भी उपलब्ध होगा तो उन्हें भी फायदा होगा। मिशन सागर INS केसरी सेशल्स में पहुंचा। मिशन सागर के बारे में पहले जानते हैं क्या है, आगे दिया हुआ है, पहले देखते हैं क्या है इसमें। भारतीय नौसेना का जहाज केसरी मिशन सागर के तहत कोविड-19 संबंधित दवाएं प्रदान करने के लिए सेशल के पोर्ट विक्टोरिया पर पहुंच गया है। जो मिशन सागर है इसके तहत कोविड-19 की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये सेशल्स के विक्टोरिया में पहुंच गया जो भारतीय नौसेना का जहाज है। जहाज का नाम क्या है, INS। मुख्य बिंदु क्या है, कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा मिशन सागर लॉन्च किया गया था। ये भारतीय नौसेना ने इस मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत भारत सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए विदेशों में सहायता प्रदान कर रही है। इससे क्या होगा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय पैठ थोड़ी मजबूत होगी। इसलिए भारत मिशन सागर को लॉन्च किया ताकि जो विदेश हैं, विदेशों में भारत कोविड-19 संबंधित उपचार में सहायता कर सके। अब सागर का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। सागर का पूर्ण स्वरूप है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन फुल फॉर्म में बहुत
ध्यान देने वाले अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो अमुक शब्द है, जो दिया गया शब्द है, उसका पूर्ण स्वरूप क्या है, जिसे फुल फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो अर्पित। भारतीय वायुसेना द्वारा पृथक परिवहन के लिए एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड विकसित किया गया। इसके बारे में देते हैं डिटेल में। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पृथक परिवहन के लिए एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड अर्पित विकसित किया है। फुल फॉर्म एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान दीजिएगा, अर्पित का फुल फॉर्म है। इसका उपयोग कोविड-19 से पीड़ित गंभीर रोगियों के परिवहन के लिए किया। जो कोविड-19 से पीड़ित बीमार व्यक्ति हैं, उनको किसी स्थान पर इमरजेंसी में अगर ले जाना हुआ तो उसके लिए ये स्कीम है, या यूँ कहा जाए ये एक पॉड जो विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो भारत और डेनमार्क ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता किया है, फिगर से ही लग रहा है, ऊर्जा के लिए संबंध होगा। भारत के ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क के ऊर्जा उपयोगिता और जलवायु मंत्रालय ने ऊर्जा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसकी खास बातें क्या हैं, क्या लाभ होने वाला है भारत को। इस समझौते के तहत दोनों देश दीर्घकालिक ऊर्जा योजना, अपतटीय पवन ग्रिड कोड के समेकन, बिजली संयंत्रों को प्रोत्साहित करने, बिजली खरीद समझौता में लचीलापन बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। इसके माध्यम से भारतीय बिजली बाजारों को काफ़ी हद तक लाभ होगा, इससे काफ़ी लाभ होने वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो मनरेगा को उच्चतम आवंटन प्रदान किया गया। जो मनरेगा है उसको अधिक से अधिक आवंटित किया गया है। क्या किया गया है ये देखते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में अब तक मनरेगा कार्यक्रम के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए आवंटित किया। अब तक का सबसे अधिकतम राशि है, इसलिए कहा गया उच्चतम आवंटन। यह लॉन्च के बाद से योजना के लिए आवंटित धन का उच्चतम प्रावधान है, वही सबसे अधिक राशि, इसीलिए उच्चतम आवंटन टर्म यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो भारत कोल एक्सचेंज की स्थापना करेगा। इसमें क्या है, भारत जल्द ही कोल एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना करेगा। बहुत जल्द ही कोल एक्सचेंज की स्थापना करने वाला है। इसमें क्या है, भारत कोल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म स्थापित करने के प्रस्ताव के अनुसार देश में खनन किए गए कोयले का व्यापार कोल एक्सचेंज नामक एक सामान्य प्लेटफॉर्म किया जाएगा। कोल एक्सचेंज हमें पता होना चाहिए क्या है, इसके लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देने वाली बात है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को स्थापित करना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कोयला क्षेत्र के कई खरीदारों और विक्रेताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। ये आपस में एक्सचेंज करने में जो खरीदार हैं, जो उत्पन्न करने वाले हैं, उन लोगों में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी सहायक होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। BS6 वाहनों के लिए अलग अलग कलर बैंड जारी किए गए। जो भारतीय स्टैंडर्ड है उसके लिए है ये। आइए देखते हैं क्या है। 8 जून 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 वाहनों के प्लेट स्टिकर, नंबर प्लेट स्टिकर के लिए अलग कलर बैंड जारी किए। इससे कलर से ही देखकर पता चलेगा कि ये BS6 की है गाड़ी या नहीं है। मुख्य बिंदु क्या है, यह आदेश BS6 वाहनों के लिए मौजूदा स्टिकर के ऊपर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की हरी पट्टी लगाना अनिवार्य है। हरी पट्टी देखकर ही पता चल जाएगा BS6 वाहन है ये, इसका जो इंजन लगा हुआ है। स्टिकर में BS6 वाहन के पंजीकरण और ईंधन प्रकार का विवरण होना चाहिए। उसमें किस प्रकार का इंजन लगा है और ईंधन कैसा लगेगा, वो पेट्रोल पर चल रहा है या डीजल पर चल रहा है। पेट्रोल ईंधन वाहनों के स्टिकर में नारंगी रंग होना चाहिए और डीजल वाहनों के स्टिकर में नीला रंग होना चाहिए। देखिए ये डिफाइन कर देंगे। ये BS6 ये नया मानक है, ताकि देखते ही पता चल जाए कि जो इंजन है, जो इंजन यूज है इस व्हीकल में, इस गाड़ी में, वो BS6 की है या नहीं, या BS6 की है तो पेट्रोल ऑपरेटेड है या डीजल ऑपरेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.43 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 493.48 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। 29 मई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.43 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 493.48 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।
ये वृद्धि हुई है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। ये बहुत ही बेहतर है। इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। चाइना में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है और भारत 5वें स्थान पर है। बेशक सुधार हो रहा है धीरे धीरे, और भी सुधार होना चाहिए। अब विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। देख लीजिए, विदेशी मुद्रा भंडार क्या नाम बोला गया, फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार कहा गया। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है। जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके लिए नाम दिया गया आरक्षित परिसंपत्तियां, तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। ये किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। मतलब कि देश में कितने बाहर के निवेशक हैं ये बताता है। जितने ज़्यादा निवेशक होंगे विदेशी मुद्रा भंडार उतना ही ज़्यादा होगा हमारे यहाँ का। इसमें केवल विदेशी रुपए विदेशी बैंकों में जमा हो, विदेशी ट्रेजरी बिल, अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए। देख लीजिए कि विदेशी मुद्रा भंडार में किसे किसे शामिल किया, विदेशी रुपए जो है उसे शामिल कर सकते हैं, विदेशी बैंक में जो जमा है उसे शामिल कर सकते हैं, विदेशी जो ट्रेजरी बिल है, ये अल्पकालिक और दीर्घकालिक जो सरकारी परिसंपत्तियां, इन सबको शामिल किया जाता है। परंतु इसमें विशेष आहरण अधिकारों, सोने के भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भंडारों को भी शामिल किया जाता है। इन सबको भी शामिल किया जाता है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अथवा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना अधिक उचित है। ये देना और भी बेहतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। देखते हैं इसके बारे में क्या है। 8 जून 2020 को उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गैरसैंण को नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की मंजूरी दी है। ग्रीष्मकालीन ये राजधानी घोषित हुई है किसकी, उत्तराखंड की। नाम क्या है, गैरसैंण। और गैरसैंण को एक और नाम दिया गया है, गैरसैंण को भरारी सैंण भी कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात है, नई जानकारी है, इंपॉर्टेंट है। मुख्य बिंदु की बात की जाए, इसकी खास बातें क्या है। गैरसैंण में एक ई विधानसभा विकसित होगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर यह घोषणा की गई थी। गैरसैंण में एक ई विधानसभा विकसित की जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, राज्य की विधानसभा शीतकालीन राजधानी देहरादून में स्थित, जो शीतकालीन राजधानी वो देहरादून में है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी वो गैरसैंण में होगी। फिर देखिए क्या है, उत्तराखंड के कार्यकर्ता चाहते थे कि गैरसैंण उत्तराखंड राज्य की राजधानी बने। इसी के मांग में इसको मतलब कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। कार्यकर्ताओं ने गैरसैंण को राजधानी बनाने का सुझाव दिया क्योंकि यह कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों की सीमा पर पड़ रहा था। यह शहर चमोली जिले में स्थित है और देहरादून से 250 किलोमीटर दूर है। यह उनकी मांग थी। यह गढ़वाल मंडल की प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत आता है। कुमाऊं की सीमा गौरसैंण से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसी को दिया गया था। अब उत्तराखंड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड 27वां राज्य है, आपको पता होगा। उत्तराखंड का राज्य का गठन 27वें राज्य के रूप में किया गया। राज्य गठन उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम 2000 के माध्यम से किया गया था। राज्य में प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। देखिए ये जानकारी चीज़ मिली यहाँ पर कि इसका जो पर्यटक स्थल है नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, और जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है। और राज्य में रामगंगा नदी भी है। यह नदी दूधातोली पर्वत पर अपनी यात्रा शुरू करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो इसरो ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्या है इसमें, आइए डिटेल में देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस एराइज, फुल फॉर्म देखिएगा ARIS, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, और इसरो का फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्य बिंदु क्या है इसकी, इसरो और एराइज ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता, खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता में अंतरिक्ष पिंड ट्रैकिंग, अंतरिक्ष कक्षला विश्लेषण, अंतरिक्ष मौसम अध्ययन शामिल है। इन सब का अध्ययन किया जाएगा। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को अंतरिक्ष मलबे के खतरों से बचाना है।
जो अंतरिक्ष में कभी कभार मलबे बन जाते हैं उनसे कोई नुकसान न होने पाए। फिर देखिए क्या है, इसरो ने टेक्सास और ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ पहले भी इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इस प्रकार के समझौते किए हैं। अब आज के करंट पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिए हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, चामोली जिले के गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। ऊपर हमने डिटेल में पढ़ा इसके बारे में। वायुसेना ने दूरस्थ ठिकानों से संक्रामक रोगों को बाहर निकालने के लिए अर्पित, फुल फॉर्म देखिएगा, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन को विकसित और सम्मिलित किया है। डिटेल में इसके बारे में हमने ऊपर अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ASI के स्मारकों में 8 जून से फिर से खोलने के लिए केंद्र की अनुमति के बावजूद 5 राज्यों में पूजा स्थल बंद रहेंगे। चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि 8 तारीख से खुल जाएंगे, लेकिन 5 राज्यों में जो कोविड-19 वहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की राज्य सरकारों ने फैसला लिया है कि अभी पूजा स्थल नहीं खोले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो राज्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे ने नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या विकसित किया है। ये कीटाणुनाशक है, इसमें टिड्डियों का अटैक हो रहा है, उसको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे क्या होगा, कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। फिर देखिए क्या है, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली वालों के लिए अस्पतालों को आरक्षित CM अरविंद केजरीवाल के फैसलों को पलट दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी फैसला लिया था, जो दिल्ली के CM हैं, कि दिल्ली में केवल दिल्ली वालों का ही इलाज किया जाएगा, बाहर के किसी व्यक्ति का इलाज नहीं किया जाएगा। लेकिन वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने केजरीवाल के फैसलों को पलटा और उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के बाहर के व्यक्तियों का भी इलाज दिल्ली में किया जाएगा। इससे जो दिल्ली में बाहर के रहने वाले लोग हैं उनको इलाज में आसानी हो पाएगी, क्योंकि अगर वो बाहर रह रहे हैं तो वो इलाज कराने के लिए कहाँ जाएँ, इसके लिए उन्हें समस्या हो रही थी। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था 2020-21 में 3.2% तक सिकुड़ेगी, इतना कम हो जाएगी। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार ये कमी आ रही है, कोविड-19 का इफेक्ट है। नेक्क्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो BS6 वाहनों के शीर्ष पर 1 सेंटीमीटर हरी पट्टी लगाई जाएगी। ऊपर हमने डिटेल में इसके बारे में भी अध्ययन कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.2% संकुचन होगा, 5.2% की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट से इसके हिसाब से इंडिया में बेहतर ही है, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमिक कंजेशन हो रहा है वो 3.2% का हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर, और जो अंतर्राष्ट्रीय है वो कितना हो रहा है, 5.2%। तो ओवरऑल इंडिया बेहतर ही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो वियतनाम की संसद ने यूरोपीय संघ वियतनाम मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है। ये वियतनाम का है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 8 जून को मनाया गया विश्व महासागरीय दिवस। अपने पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में जिक्र किया है और इसकी थीम क्या थी, एक सतत सागर के लिए नवाचार। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।